अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी तनाव कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। सुलह समझौता नहीं हो पाया है, आखिरी डील भी नहीं हो पाई है। इस बीच ईरान की ओर से दावा किया गया है कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और उन्होंने उसका पलटवार भी किया है। ईरान की जो सैन्य कमांडर जो सेना है, जो सीधे सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करती है, उस सेना के नेता ने कहा है कि उसने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। इसके साथ ही F-35 लड़ाकू विमान पर भी गोलीबारी की गई है IRGC के जवानों के द्वारा। बता दें कि IRGC ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संगठन है। जो सर्वोच्च नेता इस वक्त के हैं मुस्तफा खामनेई, सीधे उनसे ही आदेश और निर्देश लेती है। तो इस बीच अमेरिका पर आरोप लगा है कि वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बीते 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स की बात करें तो पहला अपडेट ये है कि ट्रंप का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो ओबामा जैसी गलती तो बिल्कुल नहीं करने जा रहे। जैसे 2015 में ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था, वैसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ईरान का ज्यादा फायदा हुआ था, अमेरिका का कम हुआ था। ट्रंप ने कहा है कि जो भी डील होगी वो ऐसी होगी कि उसमें अमेरिका और इजराइल दोनों का भला होगा। ईरान को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी, ऐसी धमकी भी दी है ट्रंप ने। इसके साथ ही दूसरे बड़े अपडेट की बात करें तो दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि ईरान की दोहा वार्ता में होर्मुज और यूरेनियम मुद्दा सबसे अहम है, जिसके बारे में लगातार बात की जा रही है। युद्ध शुरू होने से पहले, युद्ध के दौरान और संघर्ष विराम के दौरान भी, कि ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो ईरान अमेरिका के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई की वजह बने हुए हैं। पहला मुद्दा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है, जिसको लेकर इजराइल और अमेरिका के लोग कहते हैं कि ईरान उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ईरान दुनिया भर के देशों को परेशान करना चाहता है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है। इसीलिए वहां पर जहाजों के आवागमन को लेकर वो रुकावटें खड़ी कर रहा है। दूसरा जो मुद्दा है यूरेनियम को लेकर है। जैसा कि सबको पता है कि ईरान के लंबे अरसे से चाहत रही है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने, लेकिन अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर इजराइल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसा अमेरिका और इजराइल दोनों का मानना है और इसी वजह से युद्ध की शुरुआत भी हुई है जब हुई है। जैसे 2025 में जब 12 दिनों की जंग हुई थी, तब भी यही कहकर हुई थी कि ईरान को हम कभी भी परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। ऐसा अमेरिका ने कहा, इजराइल ने भी कहा और खूब बमबारी की थी ईरान के परमाणु ठिकानों पर। उस वक्त अमेरिका के द्वारा कहा गया था, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा था कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को 5 साल के लिए पीछे धकेल दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 8-9 महीने ही हुए, फिर से जंग शुरू हो गई और ईरान ने फिर से अमेरिका और इजराइल ने फिर से वादा किया कि ईरान के पास हथियार आ सकते हैं। तो बाकी अपडेट्स की भी बात करें, हमारे साथ इस बातचीत में एक मेहमान भी ज्वाइन करने वाले हैं। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका ईरान ने अभी समझौते पर दस्तखत नहीं किए हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। चौथा बड़ा अपडेट यह है कि सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। इस पर कल भी बात हुई थी। मुस्तफा खामनेई को लेकर कहा जा रहा है, खासकर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि आखिरी फैसला उनका ही होगा। और पांचवा बड़ा अपडेट यह है कि ईरान का हिजबुल्लाह को फिर से समर्थन दिया गया है। तो ये 5 बड़े अपडेट हैं तरकश में। आज हम इन्हीं अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में एक बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। तेजावत साहब, बहुत स्वागत है आपका और इंडिया पर। मेरा पहला सवाल यही है कि दोनों तरफ से कहा जा रहा है, ईरान कह रहा है कि अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि ईरान वाले मान नहीं रहे। अभी आपके पास क्या अपडेट है सर? क्या समझौता, कोई ठोस समझौता होने जा रहा है या अभी ये सब चलने ही वाला है लगातार? समझौता तो वैभव साहब बहुत दूर की बात हो गई है। अभी जो दक्षिणी ईरान है उससे बॉम्बार्डमेंट हुआ है और अमेरिका लगातार वहां पे जो चुने हुए ठिकाने हैं उन पे बॉम्बार्डमेंट कर रहा है। तो वो जो कि समझौता हो जाएगा या ईरान जो है वो संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार है, वह बहुत मतलब बीते दिनों की बात हो गई है। अब तो लड़ाई हो गई और बदले में जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, उन्होंने भी कहा है, ये लिखित बयान था दरअसल, उन्होंने कोई बोलकर स्टेटमेंट नहीं दिया है, लिखित बयान जिसे प्रसारित किया गया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि अब तैयार रहे, खासकर अगला जो नंबर है वो यूएई का आने वाला है। वहां पे ईरान की तरफ से रिटेलिएट होगा और मुझे लगता है कि वहाँ सारे के सारे जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पे
जो ईरान की जो मिसाइलें हैं वो अपना कहर बर पाएगी। तो अभी तो फिलहाल यही अपडेट है वैभव साहब। बिल्कुल, मतलब हम मान के चलें कि फिर से जंग शुरू ही होने वाली है। दोनों अपनी तरफ से इंतजार कर रहे हैं सही मौके का। जी बिल्कुल, हम शुरू से ही जैसा कि प्रेडिक्ट कर रहे थे और हम सही साबित हो रहे हैं, तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। पर अंदाज ऐसा ही था हमें कि ये लड़ाई रुक नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका को फायदा है। वो अमेरिका भी लड़ाई करेगा, बम्बार्डमेंट करेगा, फिर वापस शांत हो जाएगा, फिर वापस थोड़े दिन तो वो भय का वातावरण बनाए रखेगा ईरान के अंदर। और ईरान हमेशा सतर्कता के मोड में रहेगा। इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ईरान के व्यापार को होगा। तेल टैंकर बाहर जा नहीं पाएंगे वहां से, और ईरान को कोई आय होगी नहीं। आर्थिक तौर पे ईरान को तोड़ दिया जाएगा धीरे धीरे। और लोग वहां पर सरकार का कितना साथ देते हैं कितना नहीं देते हैं, ये एक तरीके से उनके परीक्षा की घड़ी है, खासकर जो अमेरिका इस समय ईरान को गुजारना चाहता है। तो यह धीरे धीरे होता रहेगा वैभव साहब जी। बिल्कुल, लेकिन तेजावत साहब, ये बातचीत का ढोंग फिर क्यों किया जाता है? हमने देखा था 2025 में भी बातचीत हो रही थी, फिर युद्ध शुरू हो गया, इस बार भी बातचीत हो ही रही थी, उसी बीच हमला हो जाता है। तो ये बातचीत करते क्यों है दोनों देश आपस में, खासकर अमेरिका और ईरान, जब अगर उन्हें युद्ध रोकना ही नहीं है, सब चलते ही रहना है तो? क्योंकि ये जो विश्व स्तर की जो राजनीति होती है वो बहुत ही शातिर लोग करते हैं। ये इतने सीधे लोग नहीं हैं कि हम बातचीत जो कहते हैं वो करके दिखाएं। ये वो लोग हैं जो कि एकदम लालच के पुतले हैं, जो ताकत चाहते हैं। जो अमेरिका के 2 बार भी प्रेसिडेंट बन गए तो तीसरी बार चाहते हैं कि नहीं, नोबेल भी मिलना चाहिए, नहीं तो बराक ओबामा मुझसे आगे हो जाएंगे। तो ये इस तरीके के लोग हैं। तो इसमें ताकत का खेल है, और वो एक तरीके से पूरी दुनिया को ये बता के करना चाहते हैं कि देखिए, हम तो लड़ना नहीं चाहते हैं, पर हमें मजबूर किया जा रहा है लड़ने के लिए। तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए ऐसा किया जाता है। सीधे सीधे लड़ाई में कोई नहीं अपने उसका अपने ऊपर कोई आरोप लेना नहीं चाहता है, ताकि बाद में जब तमाम देशों की तरफ से कोई बातचीत हो, वार्ताएं हो, तो उन्हें कम से कम खलनायक समझा जा सके, और जो बाकी लोग हैं उनको कहे कि हाँ, उनकी वजह से ये सब कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं। जी वैभव साहब। बिल्कुल तेजाब साहब, अभी कुछ देर पहले आपने यूएई का जिक्र किया था। अक्सर ये बात हो रही है, यूएई तो एक मुस्लिम बाहुल देश है, मुस्लिम उसकी एक पहचान है, लेकिन फिर भी वो इजराइल और अमेरिका के खेमे में ज्यादा दिख रहा है, और ईरान उसे उसे आजकल अपना दुश्मन क्यों मानने लगा है? आपको इसकी क्या वजह नजर आती है? वजह वही है व्यवस्था आपने जो बताई है, कि जो यूएई है वो दरअसल अमेरिका और इसराइल के खेमे में ज्यादा दिखता है। एक दूसरी बात यह कि यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड पे भी सिग्नेचर कर रखे हैं। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बता देता हूँ कि ये दरअसल अब्राहम जो तीनों ही रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म और इस्लाम, इन तीनों में ही अब्राहम का काफी महत्व है और काफी रेस्पेक्टफुल नजरों से देखा जाता है। तो अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के जमाने में इसे इंट्रोड्यूस किया था। ये लगभग शिमला समझौता जैसा ही है कि आप आपसे बातचीत करेंगे, संपर्क बढ़ाएंगे लोगों के बीच में। तो ये अब्राहम अकॉर्ड भी वैसा ही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और हम एक दूसरे देशों में एम्बेसी स्थापित करेंगे। बहुत सारे जो मुस्लिम देश जो है इसराइल को मान्यता नहीं देते हैं, अब्राहम अकॉर्ड के बाद में उन्होंने अपने अपने देशों में उनके दूतावास या जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनको स्थापना की इजाजत दी है। तो एक तो वो है ये, और दूसरा ये है कि ये गिने चुने देशों में जो अमेरिका के हिसाब से इसराइल के करीब जाना चाहता है। तो ईरान पहले से ही चिढ़ा हुआ है दरअसल यूएई, क्योंकि अभी हमें ये भी पता है कि वो ओपेक से भी बाहर निकल गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है। अगर इसराइल को धीरे धीरे अगर मान लो मान्यता मिलने लगेगी, तो कहीं ना कहीं ईरान का जो दायरा है वो सीमित होगा, और जितने भी जो मुस्लिम ममालिक हैं उसमें उसकी जो पैठ है वो भी कम होगी, और इसराइल का जो स्वीकार्यता है, इसराइल एज अ कंट्री, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, और वो इसराइल नहीं, वो ईरान नहीं चाहता है। यही कारण है कि यूएई को वह देख रहा है और कहा है कि अब जो खासकर पश्चिम एशिया के देश है वो या अमेरिका की ढाल बनना बंद करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगला निशाना जो है वो देश होंगे, और उन्होंने कहा है कि ढाल ना बने। ईरान ने अभी जो उनके जो चीफ स्पिरिचुअल लीडर हैं उनकी तरफ से ये बयान आया है वैभव साहब।
बिल्कुल। एक बात तो और बार-बार उठ रही है तेजावत साहब, कहा जा रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ये चाहते हैं कि ईरान इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाए आर्थिक तौर पर और बाकी चीज़ें, कि वो खुद ही सारे ऑफ़र मान ले। अभी मैं खबर पढ़ रहा था तो ईरान की ओर से प्रस्ताव दिया जा रहा है कि अगर दोनों के बीच में कोई डील होती भी है, तो हमारे जो 24 अरब डॉलर फँसे हुए हैं, पैसा आपने फ्रीज़ कर रखा है, उन्हें आप वापस कीजिए 2 किश्तों में, 12-12 करके। तो ईरान तो अभी आर्थिक संकट का सामना कर ही रहा है। अभी जनवरी में ही प्रदर्शन हुए थे देश भर में, सबने देखा था क्या कुछ हुआ था। युद्ध हुआ, बहुत सारा नुकसान इसमें हुआ है। अभी उसे टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए, लेकिन अगर फिर से युद्ध शुरू होता है तो हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि लंबी लड़ाई खींचकर अमेरिका ये चाहता है कि ईरान उसकी हर बात मान ले? बिल्कुल, योजना तो यही है खासकर। और उसमें डर का साए बनाए रखना, बार बार लड़ाई करते रहना ताकि उसका जो आर्थिक विकास है वो पूरी तरीके से ठप हो जाए। रणनीति यही है। और इस तरीके से अमेरिका ये सोचता है कि ईरान में आंतरिक विद्रोह उत्पन्न होगा, सरकार के खिलाफ आवाजें आएगी कि आपकी नीतियों के कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। ईरान को जो प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और इसके लिए जो वर्तमान सरकार है, जो 79 के बाद से ही काजिब है सत्ता में, उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो अमेरिका की ये लंबी रणनीति तो यही है कि ईरान को पूरी तरीके से आर्थिक तौर पे तोड़ दिया जाए। और ईरान के अंदर इसका दबाव भी है, ऐसा नहीं है कि ईरान की अर्थव्यवस्था जो इतने लंबे समय से जो अमेरिकी प्रतिबंध झेल रही है, अब तो और भी बड़े स्तर पर ईरान को चारों तरफ से उन्होंने मतलब एक तरीके से ब्लॉकेड वाली स्थिति में अमेरिका ने ला दिया, जहां ना तो सामान जा सकता है ना वो बेच सकता है। जब पूरी तरीके से व्यापार ही ठप है तो फिर ईरान के लिए कैसे कमाई होगी, क्योंकि कमाई का जरिया ही तो तेल है। और अगर वही नहीं जाएगा तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो अमेरिका यही चाहता है कि आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ दी जाए, ताकि ईरान जो है वह खुद अपने आप ही झुककर अमेरिका के हिसाब से चलने लगेगा व्यवसाय। बिल्कुल। तेजावत साहब, लेकिन एक सवाल और उठ रहा है कि अमेरिका और उनके सहयोगी देशों पर क्या वैश्विक दबाव का असर नहीं पड़ रहा? जैसे अभी जो नए हमले हुए हैं उसके बाद कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी फिर से हो गई। दुनिया भर के ज्यादातर देश परेशान हैं इस वाली जंग से। हमने देखा था यूरोप और नेटो के कैसे बयान आए थे जब जंग शुरू हुई थी उसके बाद से। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रंप बिल्कुल ही, उनको इन चीजों से कोई ही दिक्कत नहीं हो रही, उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा? दबाव कौन मानता है? जो कमजोर होता है वो दबाव मानता है व्यवसाय, ये दुनिया की रीत है। और जो ताकतवर होता है वो किसी का दबाव नहीं मानता है। अगर आपने गोदान पढ़ी हो तो उसमें जो कमजोर तबके का आदमी होता है, अगर उसका बेटा अगर अंतरजातीय विवाह कर लेता है तो सबसे ज्यादा दबाव में वह होता है। पर वहीं जब बड़े घरानों के लड़के अंतरजातीय विवाह या इस तरीके का कदम उठाते हैं तो वो दबाव नहीं मानते हैं। वैसा ही विश्व राजनीति में भी है लगभग, कि जो ताकतवर है उस पर किसी का भी कोई दबाव नहीं होता है। अमेरिका उसी हालत में है। जो कमजोर देश होते हैं वो दबाव मानते हैं। वो अमेरिका का भी दबाव मानते हैं। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। अभी यूनाइटेड स्टेट ये चाहता है कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड पे हस्ताक्षर कर ले, जबकि पाकिस्तान ने इजराइल को उसके पासपोर्ट पे लिखा होता है कि इजराइल के अलावा हर देश में जाने की अनुमति इस पासपोर्ट, क्योंकि वो इजराइल को कोई देश ही नहीं मानता है, मुल्क ही नहीं मानता है। और मानता है कि वहां पाकिस्तानियों को जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं व्यवसाय। अमेरिका किसी का भी दबाव नहीं मानता है, सच यही है। जी। बिल्कुल। अगर अभी हम खेमों में ही बांटने की कोशिश करें, वैसा तो कोई खेमा वैसे बचा नहीं है, तो आपके हिसाब से जंग की चाहत अभी किसके अंदर होगी? नेतन्याहू तो चाह रहे होंगे कि ये सब ना रुके, चलता ही रहे लगातार। आपको दुनिया के जो बड़े देश हैं, चीन और रूस की क्या मंशा होगी? वो क्या चाह रहे होंगे कि ये सब रुके या चलता रहे? तो जाहिर है कि चीन और रूस जो है वो दोनों ही चाहेंगे कि ये ना हो, पर इस कीमत पर नहीं कि अमेरिका से दुश्मनी मोल लेके वे इसे रुकवाएं। वो वैसा नहीं जैसा कि कोल्ड वॉर में होता था, कि अगर क्यूबा पे आपने हमला कर लिया तो यूएसएसआर उस पर अपना हमला मानेगा। और अब उसने सब कुछ, जब क्यूबा में उसने मिसाइलें तैनात कर दी थी तो वो पूरी तरीके से तैयार था कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम उस पर हमला करेंगे। रूस के जो संरक्षित देश थे उसकी तरफ न तो वेस्टर्न देशों को देखने की कोई हिम्मत थी, और न ही वेस्टर्न कंट्रीज पे अगर रूस कोई बुरी नजर डालता
तो वह अमेरिका इसे बर्दाश्त करता। तो पूरी तरीके से साफ साफ था, अभी वैसी स्थिति नहीं है। अभी पूरी तरीके से जो स्वार्थ का साम्राज्य है, और उसमें रूस और चीन दोनों ही किसी भी तरीके की कोई बाउंड्री खींचने के पक्ष में नहीं है। और ऐसे में जो ये तमाम देश हैं, पर ये भी नहीं चाहते, क्योंकि रूस का जो पश्चिम एशिया में दायरा लगातार सीमित होता जा रहा है। पहले जो सीरिया में रूस के पक्ष की सरकार थी, धीरे धीरे सीरिया में जो बशर उल असद को हटा के नए जो हैं उनका साम्राज्य आया, तो वह रूस के मुफीद नहीं है। गाजा में पूरी तरीके से उन्होंने जो भयानक नरसंहार करके उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। ऐसे ही ईरान में चीन का काफी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट था, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये देश ये तो नहीं चाहते हैं कि पूरा पूरा पश्चिम एशिया है वो अमेरिका की गोद में चला जाए, या अमेरिका की गुलामी में चला जाए। वैसा तो ये देश नहीं चाहते हैं, जाहिर है। पर वो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका अगर यहाँ से चला जाता है तो उनका जो बचा कुचा जो वर्चस्व है वह कम से कम इस रीजन पे बना रहे। पर अमेरिका अभी इतना ताकतवर है और इन सब देशों को देने की स्थिति में है कि जो पश्चिम एशिया में उनको जो लाभ नजर आते हैं उनसे कहीं ज्यादा लाभ अमेरिका के कारण वह बाहर दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि ये देश अंदर से तो चाहते हैं कि लड़ाई रुक जाए, पर ऊपरी तौर पर ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसराइल तो जाहिर तौर पर वह चाहेगा कि लड़ाई हो, क्योंकि ईरान के कारण इसराइल का अस्तित्व संकट में आता है। और ठीक वैसे ही जो खासकर जो यूरोपियन देश हैं वो भी चाहते हैं कि अमेरिकी जो है वो वहां पे सफल हो, क्योंकि उनको बिना लड़े पश्चिम एशिया में उनके मुताबिक सब कुछ हो रहा है। तो जो यूरोपियन देश है वो ये चाहेंगे। भारत बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगा। भारत शांति चाहेगा, क्योंकि भारत के जो ख्वाब हैं, जो उम्मीदें हैं, चाहे वो आईएमईसी प्रोजेक्ट हो जो पूरा भारत को एक तरीके से नया ट्रेड रूट देगा और चीन से मुकाबला करने की भारत उस स्थिति में आएगा। तो भारत ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे रीजन में शांति स्थापित हो जाए। जी वैभव जी। बिल्कुल। एक बात और होती है तेजावत साहब, वो ये है कि क्या ट्रंप प्रशासन या फिर अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति रहते हैं, क्या वो दूसरे देशों की जन भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हैं? क्या उनको ये पता नहीं होता? जैसे अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार अगर थोड़ा बहुत इजराइल से करीबी बढ़ाए अमेरिका के कहने पर, तो हो सकता है आर्थिक तौर पर उसको फायदा हो जाए, कुछ और भी मदद मिल सकती है। लेकिन उसे ये भी पता है कि पाकिस्तान की जनता की भावना क्या है। वो कभी भी इजराइल से किसी भी कीमत पर ना कोई व्यापारिक, ना कूटनीतिक, ना राजनयिक कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगी वो। ऐसा ही कई कई सारे मौकों पर हम देखते हैं। भारत में भी ट्रंप साहब बार बार कह रहे थे कि हमने जंग रुकवा दी, हमने जंग रुकवा दी। क्या उनको यह नहीं पता होता कि भारत की जनभावना क्या है? वहां पर लोग मानते हैं कि द्विपक्षीय मामला है, कोई तीसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। या क्या ये जानबूझकर किया जाता है, उकसाया जाता है? बिल्कुल, ये तो प्रकृति होती है उपनिवेशवाद की और साम्राज्यवाद की। जब अंग्रेजों का यहाँ पे भारत में राज था तो वो कहाँ जन भावनाओं का ख्याल करते थे। उनको खाली अपने फायदे से मतलब होता था। नहीं तो इतने बड़े बड़े जन आंदोलन नहीं होते हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से लेके लगातार जो आंदोलन हो रहे थे भारत में, तो वो जन भावनाओं का ही तो उभार था, जो कि उन साम्राज्यवादी देशों के खिलाफ था, उपनिवेशवाद के खिलाफ था। तो अमेरिका को केवल एक ही जन भावना का असर पड़ता है, वो है अमेरिकी लोगों की जन भावना है। अमेरिकी, क्योंकि उससे वहां पे सत्ता परिवर्तन होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अगर यूके में या ब्रिटेन में अगर सत्ता परिवर्तन होता, तो जो ब्रिटेन की सरकार थी वो यूके या ब्रिटेन के लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, न कि भारत के लोगों के लिए। और इसलिए भारत के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो भारतीय जन भावनाओं का ख्याल करे। तो क्योंकि बाकी तमाम देशों से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को वोट नहीं मिलते हैं, तो वो रेस्पॉन्सिबल भी खाली अमेरिकन पॉपुलेशन और अमेरिकन लोगों के लिए ही है। तो वो न तो पाकिस्तान की जन भावना का ख्याल करेंगे, न वे भारत की जन भावना का ख्याल करेंगे, और न ईरानी लोगों की। एक तरफ जैसे ही वो कहते हैं कि मदद आ रही है, पर दूसरी तरफ जब इराकी जनता उनके खिलाफ हो जाएगी तो वो उन पे बम्बार्डमेंट करने से भी नहीं रुकेंगे। ये वही है जो प्रदर्शनों में शामिल हो रहे थे। उन्हीं लोगों के घर, उन्हीं के रिलेटिव्स वापस उन पे हमला करने में भी अमेरिका नहीं छुपाएगा। तो
जन भावनाओं की कद्र नहीं होती। और ये दरअसल एक जो प्रजातंत्र जो कभी कभी मानवीयता का चेहरा लेके आता है, उसके पीछे जो पूंजीवाद का और उपनिवेशवाद का जो भयानक चेहरा है, वह इसके पीछे है, जो कि कभी दुनिया को शांत नहीं रहने देंगे। और इसीलिए बहुत सारे विचारक इससे बेहतर शासन प्रणाली के लिए कोशिश करते रहे। साम्यवाद आया पर वह सफल नहीं रहा, क्योंकि वह उतना व्यवहारिक नहीं था। तो अभी पूंजीवादी जो देश है, वो इसी रूप में जनता की भावनाओं का, जो उनके देश से संबंधित नहीं है, निरादर करते रहेंगे। व्यवसाय। बिल्कुल। तेजाब साहब, क्या ये भी एक सच बात हो सकती है कि जब ईरान ने पलटवार किया था युद्ध के दौरान, अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया था, यूएई में जो थे, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में, तो इन देशों ने वैसा पलटवार ईरान पे नहीं किया, क्योंकि इन देशों पर भी हमले हुए थे। कई सारे हमले हमने देखे थे कि ड्रोन हमले जो है होटलों में जाकर निशाना बनाया गया था, और भी तमाम चीजें आई थी। क्या इसकी ये भी वजह हो सकती है कि सऊदी अरब या यूएई के लोग ऐसा नहीं चाह रहे होंगे कि हम ईरान से लड़ें? हाँ, बिल्कुल ये सच है। सऊदी अरेबिया या जो वहाँ के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ईरान से लड़े। यूएई के लोग भी नहीं चाहते हैं। तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी कहीं ना कहीं उन सारे ही मुल्कों में एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट्स हैं, वो काफी हावी है। दूसरी बात यह कि जिन होटलों पे ईरान ने हमले किए, वहां पे भी एक रीजन था। खासकर ईरान का पक्ष अगर हम जाने, तो वहां पे यह साफ तौर पे उन्होंने बोला है कि उन होटलों पे हमले किए गए जहां जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स रुके हैं। तो उन्होंने कहा कि वो होटल्स निशाने पे हैं जहां अमेरिकन रुक रहे हैं। तो उसके बाद में उन होटलों में अमेरिकन को रुकने से बहुत सारे होटल्स कतरा रहे थे। तो ये सारी बातें हैं। तो ईरान का एकदम साफ कहना है कि जहां जहां अमेरिकन को और उनके मददगारों को मदद मिलेगी, वहां पे हम हमला करेंगे। और वापस रिटेलिएशन नहीं होने का कारण यही है कि वहां की जनता भी नहीं चाहती। और फिर दूसरी बात यह कि यूएई और ओमान और ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं, उनकी ईरान की ताकत के सामने वैसी हैसियत भी नहीं है। अगर मान लो सऊदी अरेबिया को या बड़े बड़े जो मुल्कों को छोड़ दें, और वापस अगर ईरान उन पे हमला करेगा, तो अगर और अमेरिका की अगर वापस वह प्रतिरोध नहीं होता है, तो इन देशों को ईरान के लिए खत्म करना बहुत ही, मतलब कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। क्योंकि ईरान तो काफी ताकतवर देश है, तो ये छोटे छोटे देश उनके सामने कुछ है भी नहीं वैसे भी। तो इसलिए वो वापस उनके रिटेलिएशन का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह कि अमेरिका ने इन सारे ही देशों की सुरक्षा गारंटी ले रखी है। तो फिर ये देश कहें कि जब अमेरिका ने सुरक्षा गारंटी ले रखी है, तो वही लड़े। तो ये तमाम चीजें हैं वैभव साहब, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। जी। तेजाब साहब, मान लीजिए आगे युद्ध फिर से शुरू होता है, और इस बार अमेरिका कहता है इन सारे देशों से, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि आप एक पक्ष चुनिए। अब आप बीच में नहीं रह सकते, आप ईरान से भी बातचीत करें, इधर करें। और जैसा कि अभी बातचीत से लगी रहा है कि आप इजराइल से समझौता कीजिए, थोड़ा बहुत बातचीत कीजिए, पाकिस्तान को कहा जा रहा है अमेरिका की ओर से। पाकिस्तान अब क्या करेगा? वो तो फंसा हुआ नजर आ रहा है। अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर भी हैं। वो किस रणनीति पर भी काम कर रहा होगा? कैसे ट्रंप को समझाएगा? बिल्कुल, मार्को रूबियो ने बोला है अब्राहम अकॉर्ड पे सिग्नेचर के लिए। और मैंने बताया कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ख्वाजा साहब, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो उस पर कायम रहेगा। और मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान अभी इतनी बड़ी रिस्क लेगा। तो अमेरिका जैसे देशों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। तो पाकिस्तान लगभग उसी फंसने वाली हालत में है। और उस पे ऐसा दबाव बनाना इसलिए भी जरूरी था कि अभी वो चीन से भी पींगे लड़ा रहे हैं। तो ऐसे में दबाव बनाने के लिए ही मार्को रूबियो ने ऐसा कहा हो, ये भी बिल्कुल सच है। ताकि जब पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स जब अब वहां पे चीन जाए, तो थोड़ा सोच के जाए कि अमेरिका उनके पीछे है। अभी इतना आसानी से सब कुछ ना करें चीन जाके, कि आप चीन के लिए सब कुछ एक पूरा प्लेटफॉर्म बना लें। तो ये हैं। बाकी पाकिस्तान के लिए वाकई जब आप आग से खेलते हैं, तो चुनौतियां तो होती ही है वैभव साहब। बिल्कुल। आखिरी कुछ सवाल तेजाब साहब भारत से जुड़े हुए हैं। मार्को रूबियो भारत भी आए, लेकिन हमने देखा उनका जैसा स्वागत सत्कार होना चाहिए था, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वैसा कुछ दिखा नहीं।
कई सारी जगहों पर, जैसे वो राजस्थान गए हुए थे तो हमने देखा कि उनके स्वागत के लिए बहुत ही आला दर्जे के अधिकारी नहीं थे वहां पर। ऐसा क्या भारत बिल्कुल। की ओर से कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है अमेरिका को, ऐसा कुछ संदेश करके? देने की कोशिश तो की जा रही है। हमारे जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि भारत के लिए, भारतीयों के लिए इंडिया फर्स्ट है, जैसे अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है। तो संदेश तो दिया है, पर मुझे लगता है कि बहुत देरी से दिया है। और विदेश नीति को लेकर बहुत सारी और भी समस्याएं हैं जिन पे हम फिर कभी बातचीत कर सकते हैं। पर यह है कि ये बिल्कुल ठीक संदेश है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ व्यवहार करता रहा है, भारत की ऊर्जा सुरक्षाओं को एकदम ताक पर रखता रहा है, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका से तेल खरीदिए, हम महंगा तेल क्यों खरीदें। जबकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जहां से भी सस्ता मिलेगा भारत वहां से खरीदेगा, न कि अमेरिका से तेल खरीदने के लिए। और पूरा ही वो भारतीय हितों को चिंता किए बगैर, अमेरिका अगर भारत को इस तरीके की दुविधापूर्ण स्थिति में लाता है तो क्यों करना चाहिए। आते ही मार्को रूबियो गए कहाँ थे? कैलकाटा। मतलब पूरी तरीके से साफ साफ तौर पे, अगर अमेरिका नहीं होता तो भारत शायद उनके विदेश मंत्री के साथ और भी ज्यादा बुरा बर्ताव करता, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके मामलों में दखल अंदाजी है, जो ये कहना चाहते हैं कि भारत को अपनी नीतियां कैसे बनानी चाहिए। भले विपक्ष पक्ष का एक अलग मामला है, पर सीधे सीधे एक किसी भी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष का, मान लो ये कैलकाटा की बात है, इससे भी भयानक अगर कोई ये करता कि मार्को रूबियो अपनी शुरुआत कश्मीर में जाके मान लो हुर्रियत के नेताओं से करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको कहा जाता कि आप अगली ही फ्लाइट से वापस चले जाए, है ना, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो कुछ अमेरिकन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मार्को रूबियो है या और भी है, उनकी कुछ बातचीतें ऐसी रही है कि जिसके कारण कहीं ना कहीं असहजता है। और मुझे एक ये भी डाउटफुल लगता है कि जिस तरीके से हमारे पीएम मोदी साहब का जो नेचर है, और जिस तरीके से अमेरिका की कुछ पिछले काफी दिनों से जो भारत को लेकर जो व्यवहार रहा है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, उससे मुझे लगता नहीं कि दोनों देशों के बीच में अब कोई, जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प है, कोई बहुत बड़ी शिखर वार्ता या दोनों देशों के मिलने की कोई संभावना है। मुझे ऐसा लगता नहीं है फिलहाल के लिए। वैभव साहब। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मार्को रूबियो से जुड़ा हुआ ही है, क्या लगता है उनका भविष्य आपको कैसा दिखता है ट्रंप के बाद? क्या वो दावेदार हो सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, या जेडी वेंस ही रहेंगे? आपका क्या मानना है? अमेरिका का सिस्टम अलग है वैभव साहब, भारत की तरह नहीं है। क्योंकि भारत में क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो प्रधानमंत्री जब वहां से जब रिप्लेस हो जाते हैं तो उनकी जगह भरने के लिए बाकी पॉपुलर लीडर होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में है या भारत में है, तो वहां पे। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूशन दोनों ही जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने सलाहकारों की नियुक्ति खुद करता है और उनमें से वह चुनता है। तो प्रेसिडेंट से ही वो एसोसिएटेड होते हैं। तो बहुत ज्यादा स्वतंत्र व्यक्तित्व तब तक नहीं होता है उनका, जब तक कि वो खुद हिम्मत करके जो इलेक्शन में उतर नहीं जाते हैं। बाकी जैसे कि चाहे वो एलन मस्क हो या बहुत सारे जो रामास्वामी थे जो इंडियन हैं, जी। या तमाम लोग, चाहे वो कमला हैरिस हो या तमाम लोग, इन सबका, कमला हैरिस का मामला अलग है क्योंकि वो डायरेक्ट सीधा सीधा वो इलेक्शन में आती है। पर एलन मस्क का तब तक कोई भविष्य नहीं है जब तक कि वो खुद इलेक्शन में, चुनाव में नहीं उतरते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है। उन पे आरोप भी लगा था एलन मस्क पे कि ये इतना ज्यादा आजादी से ट्रम्प की बातें नहीं मान रहे। तो हो सकता है कि उनका कोई हिडन एजेंडा हो अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का। तो ऐसा होता है। तो मार्को रूबियो पूरी तरीके से जो उनके सेक्रेटरी है, पहली बात कि वो मंत्री भी नहीं कहलाते हैं। हम कई बार गलती से अक्सर कह देते हैं, पर वहां पे ये लोग सारे सेक्रेटरीज हैं जो प्रेसिडेंट के लिए काम करते हैं। और उनको कांग्रेस का सदस्य होना जरूरी नहीं होता है, जैसा कि भारत में होता है कि पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए। तो ये बात है। वहाँ प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो किसी फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको अपना कैबिनेट का सदस्य बनाते हैं। जी वैभव साहब। वेंस की भी क्या स्थिति होगी? उपराष्ट्रपति जो हैं उनका क्या मानना होगा? कर, शुरुआत में कर आया था कि सकते वो इस हैं। जंग से बहुत खुश नहीं थे। हाँ, पर मतलब उनके राजनीतिक भविष्य की बात कर रहे हैं वैभव साहब, जी जी जी, बिल्कुल। जेडी वेंस के।
जी। हाँ, उनके राजनीतिक भविष्य, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ये चाहेंगे कि जेडी वेंस दोबारा से, हालांकि दोनों के बीच में मतभेद की भी चर्चा सुनने में आई है। पर अगर शुरुआत में प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये सोचना था कि जेडी वेंस को इलेक्शन लड़ा के और वहां प्रेसिडेंट बना दिया जाए, और फिर बाद में सत्ता की सारी जो चाबियां हैं वो प्रेसिडेंट अपने हाथ में रखें, तो ये भी है। पर मुझे लगता है कि अमेरिका जैसे सजग समाज में ये सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा। तो जेडी वेंस बिल्कुल हो सकता है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, और बाकी काफी तमाम लोग हो सकते हैं जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो। जी। पर बिल्कुल रिपब्लिकन्स की स्थिति ठीक नहीं है अभी, मतलब डेमोक्रेट्स काफी अच्छी स्थिति में है। जी। बिल्कुल तेजावत साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, वन इंडिया के साथ आप जुड़े और आपने इस जंग से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही अमेरिका की राजनीति पर भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की हमारे दर्शकों के साथ। तो फिलहाल तक की अपडेट यही है कि जंग की शुरुआत फिर से हो सकती है, क्योंकि कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं है। ना ईरान झुकने को तैयार है, ना अमेरिका अपनी मनमर्जी थोपने से पीछे हटने को तैयार है। वो चाहता है कि सब कुछ मेरे मुताबिक हो, अमेरिका जैसा लिख कर दे रहा है वैसा ही बिल्कुल हूबहू मान ले ईरान। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए जंग के आसार फिर से बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो समझौते की बात हो रही थी वो भी अभी अधर में लटका हुआ है, उस पर कोई बड़ी अपडेट तो फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन जैसा कि तेजावत साहब ने बताया कि अगर अमेरिका ने ठान ही लिया है कि हम बातचीत का ढोंग करके ऐसे ही टाइम बढ़ाते रहेंगे, समय बिताते रहेंगे ताकि अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर सकें, उसके बाद हमला तो हमें करना ही है, तो अगर अमेरिका ने ठाना है तो हमला हो भी जाएगा आने वाले कुछ ही दिनों में। तो फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने आपको तरकश में बताई दी है। जो भी नई जानकारी सामने आएगी इस जंग से जुड़ी हुई या देश दुनिया की और भी तमाम खबरें, वो आपको वन इंडिया पर लगातार मिलती रहेंगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.